अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। लोग मुझसे हमेशा टिप मांगते रहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे मुफ्त में मैं किसी को टिप देता नहीं, पर क्योंकि आज इंडिया का मार्केट खुला है, मुहूर्त वाली टिप देता हूँ। इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया पे क्यों बेट करना चाहिए? पहले अगर हम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं गुड़गांव की, तो बेसिकली गुड़गांव इज़ अ सिटी इन एनसीआर रीजन। एंड मैं क्योंकि नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मैंने ये जो रीजन है इसकी डेवलपमेंट अपनी आंखों से देखी है। तो 1976 में गुड़गांव एक्चुअली वॉज अ गाँव, माने एक तरीके का विलेज ही था। फिर अगर आप 2018-2020 में देखते हैं तो इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ वर्ल्ड क्लास सिटी। आज गुड़गांव के अंदर ऐसे ऐसे अंडरपास भी बने हैं। तो एक्चुअली में पहले गुड़गांव में विद इन इटसेल्फ ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगता था, बट अब अगर आपको पूरे गुड़गांव में ट्रैवल करना है तो ऐसे ऐसे अंडरपास भी बन गए जिसमें आप विद इन 5 to 10 मिनट्स ट्रैवल कर सकते हैं। साथ साथ गुड़गांव में एक जगह बनी है बाय द नेम ऑफ साइबर सिटी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि कंट्री में डेवलपमेंट होती रहती है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली इस डेवलपमेंट को ऑन अ डेली बेसिस नहीं ट्रैक कर पाते, बट 5-10 साल के बाद अगर हम देखते हैं तो कंट्री की डेवलपमेंट काफ़ी ह्यूमंगस लगती है। तो ऐसी ये चीज़ मैंने जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी पूछी कि आपको लगता था कि पहले ज़्यादा डेवलपमेंट थी, अब ज़्यादा डेवलपमेंट थी। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका कुछ ये कहना था कि पहले की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ईज थी, बट आज की ज़िंदगी में थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है, क्योंकि उस टाइम पे तो हम चवन्नियाँ या जो आने होते हैं वो उसमें सामान खरीद लेते थे। तो वो एक कॉन्सेप्ट इन्फ्लेशन का है जिसकी भी हम बात करेंगे। बट हुआ क्या है कि जो 1940s या 1950s में जो अपर क्लास लोग बेसिकली जैसे कंज्यूम करते थे, आज अगर हम एक इंडिया में एक फैमिली देखते हैं जो मिडिल क्लास है, उनकी कंजम्पशन भी सिमिलर है। पहले 1940s में अगर कोई फिल्म हाउस जाता था, कोई मूवी देखता था, तो एक्चुअली जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लास है सोसाइटी में सिर्फ वही जा पाती थी। बट हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, तो आज आपके जैसे लोग या आज जो हमारे जैसे लोग हैं, हम भी इजीली सेम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी की डेवलपमेंट होते रहती है। तो हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे आज एकदम बेसिक से यहाँ पे। बट स्टॉक मार्केट्स की बात करने से पहले मैं आपके साथ इंडिया की जो डेवलपमेंट स्टोरी है इसकी बात करना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का एसेंस क्या है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। अब ये एक बड़ी फनी चीज़ है कि आसपास मैं लोगों से बात करता हूँ या फिर बेसिकली काफ़ी लोगों से बात होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक रहते हैं अपनी कंट्री पे। बट एक्चुअली में आपको ये लकी फील करना चाहिए कि आप इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हैं, और वो भी इस टाइम पे बॉर्न हुए हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया इज गोइंग थ्रू अ ग्रोथ कर्व, और ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो रही है, ऐसी ऐसी लाइफ के अंदर चेंज आ रही है। एक्चुअली वी शुड फील प्राउड, वी हैव एक्चुअली वन द ओवेरियन लॉटरी। इस वजह से आपको अपनी कंट्री पे प्राउड होना चाहिए। पहले यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूँ कि एक्चुअली में लंबे समय में हुआ क्या है, क्योंकि हम बेसिकली हम लोग एकदम लंबे समय की बात नहीं सोच पाते, पर लंबे समय में अगर हम इंडिया का जो इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जो इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देखते हैं तो 1990s से लेके अगर आज हम 2020 तक का डेटा देखते हैं तो इंडिया की जो रियल जीडीपी है, माने अगर हम इन्फ्लेशन हटा के देखते हैं कि होती क्या है जीडीपी बेसिकली कि एक साल में कितनी ज़्यादा वैल्यू एडेड सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, या हम कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं एक साल में, तो हर साल इंडिया की जो रियल जीडीपी है ऑन एन एवरेज 7 से 8% के आसपास बढ़ी है पिछले 25 to 30 ईयर्स में। वेराज अगर हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की, माने अगर मैं जो महंगाई होती है उसको डाल के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 15 to 20% का ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहा है। तो माने ये ग्रोथ रेट काफी ज्यादा अग्रेसिव ग्रोथ रेट है, क्योंकि बाकी कंट्रीज के अंदर अगर आप उनकी ग्रोथ देखेंगे जीडीपी की तो 1-2-3% के आसपास ही रहती है। अगर हम बात करते हैं यूएस की तो वहां पे 2 to 3% के आसपास ही जीडीपी ग्रोथ रहती है। तो इंडिया की लास्ट 30 ईयर्स में जो इंडिया की इकोनॉमी है ऑलमोस्ट मोर देन 6 to 7 टाइम्स इकोनॉमी हो चुकी है, माने इकोनॉमी पे ऑलमोस्ट मल्टीपैगर हो रखा है। सेकेंडली अगर हम इंडिया में एक बात करते हैं तो आपने इंडिया में एक चीज बहुत सुनी होगी कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंगस्टर्स, दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ, कि इंडिया का अभी पॉपुलेशन डिविडेंड है। तो बार बार ये क्यों कहते हैं, तो मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन एजुकेटर कि हमारे पास डेटा है, हार्ड प्रूफ डेटा है कि इंडिया में एवरेज एज कितनी है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं और भी कंट्रीज के साथ, तो इंडिया में आज जो एवरेज एज है 28.7 ईयर्स है, वेरस चाइना में 38.4 है, यूएसए के अंदर 38.5 है, एंड कनाडा के अंदर ऑलमोस्ट 41.8 ईयर्स के आसपास है। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया में आज जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है।
एंड जो यंगस्टर्स है वो कंज्यूम भी ज़्यादा करते हैं, एंड जो यंगस्टर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि इंडिया में आज जो यूथ पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बहुत अच्छा डिविडेंड है। यहाँ पे अगेन बार बार जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं मैं भी वो पढ़ता हूँ दिन में, एंड कभी कभी जब मैं ये देखता हूँ तो एक कॉलम आता है बार बार मार्केट एक्सपर्ट्स का। आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में भी आता है, ब्लूमबर्ग क्विंट में भी आता है, एंड उस कॉलम में बार बार बेसिकली अगर कल मार्केट ऊपर गई होती है या तो कल अगर मार्केट में ड्रॉडाउन आया होता है तो बार बार उस कॉलम के अंदर दो तरीके की फोटो होती है। एक तो फोटो ये कि अगर मार्केट ऊपर गई होती है कि इन्वेस्टर्स आर रिचर बाय ऑलमोस्ट 1 to 2 लाख करोड़, और यहाँ ऐसे करके कुछ आता है। फिर अगर मार्केट नीचे जाती है तो फिर क्या लिखा आता है कि इन्वेस्टर्स आर ऑलमोस्ट पुअरर बाय 1 to 2 लाख करोड़। एंड जब मार्केट ऊपर जाती है तो एक बंदा होता है जो ऑलमोस्ट अपने हाथ ऐसे ऊपर करके खड़ा होता है, या जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसको लेके खड़ा होता है। फिर जब मार्केट नीचे जाती है तो हमेशा एक कोई पर्सन बैठा होता है अपने सर पे हाथ रख के। पर एक्चुअली में ये जो छोटी सी डिबेट्स हैं या ये जो शॉर्ट टर्मिज्म है, अगर हम इससे हट के देखें तो पहले हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की, उसके बाद मैं आपके साथ इंडस्ट्रीज की बात करूंगा, देन हम बात करेंगे कि एक्सचेंजेस हैं क्या, एंड साथ साथ एक्चुअली में स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है। तो पहले यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर हम इंडिया की जो जीडीपी है अगर हम उसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ऑलमोस्ट अगर हम 1947 से देखते हैं तो 63 इयर्स लग गए ऑलमोस्ट इंडिया को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए। वेराज जो इंडिया का $2 ट्रिलियन आया, माने जब इंडिया $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी तो उसके बाद सिर्फ 5 साल ही लगे। तो ये इंडिया का इकोनॉमिक जगरनॉट है। तो अगर हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसको कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, तो 2010 में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट $900 बिलियन की थी, 2011 में $1 ट्रिलियन के आसपास हुई, एंड 2016-27 में $2 ट्रिलियन के आसपास होगी, माने 5 से 6 साल लगे सेकंड ट्रिलियन आने के लिए। वेराज 2019 में $2.7 ट्रिलियन के आसपास किए। वेराज अगर हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं, अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए की इकोनॉमी $15 ट्रिलियन से $21.4 ट्रिलियन की हुई है। वेराज बाकी कंट्रीज देखेंगे, इंडोनेशिया हो गया तो वहां पे 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन है। वेराज रशिया में 1.5 ट्रिलियन से 1.7 ट्रिलियन के आसपास है। तो एक्चुअली में अगर हम इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट देखते हैं तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारी ग्रोथ और भी एक्सेलरेट होते जा रही है। इस वजह से क्या होता है कि अगर इंडिया में जैसे अगर हम 1 ट्रिलियन से जब $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, और आज जो हमारा बेसिकली जो कंट्री का मिशन भी है एंड साथ साथ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है, अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है तो जब ये ट्रिलियंस ऐड होते हैं तो बिजनेसेस मैसिव वैल्यू ऐड करते हैं। माने अगर एक छोटा बिजनेस है अगर वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके लिए बेस इफेक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसका साइज काफी छोटा है। पर इंडिया में क्योंकि इतनी ज्यादा वैल्यू एडिशन हो रही है, इस वजह से ये जो बिजनेसेस हैं काफी स्ट्रॉन्ग वेल्थ क्रिएशन करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इनमें ग्रोथ भी आती है। सेकेंडली अगर हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं तो हमें एक चीज देखनी चाहिए, जीडीपी पर कैपिटा, माने पर कैपिटा में हमारी जो जीडीपी है कितना ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग डेटा आता है, माने जो इंडिया की जो कंजम्पशन पावर है, माने जो आपकी कंजम्पशन पावर है या हमारी कंजम्पशन पावर है पर कैपिटा, अगर हम उसको देखते हैं तो एक्चुअली में अगर हम इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन देखते हैं तो 2011 में ऑलमोस्ट $1,357 के आसपास थी पर एनम। माने अगर हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर हम आज 70 रुपीज के आसपास समझते हैं तो ऑलमोस्ट 1 to 1.2 लाख रुपीज पर एनम के आसपास। वेराज वो बढ़ के आज ऑलमोस्ट $2,104 के आसपास हो गई है, तो माने ऑलमोस्ट 1,50,000 to 60,000 के आसपास आ गई है। वेराज अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे पर कैपिटा जीडीपी $65,000 के आसपास है, विच इज ह्यूज। इस वजह से अगर आपने देखा होगा कि यूएस की इकोनॉमी में इवन दो पॉपुलेशन कम है इंडिया एंड चाइना से, बट यूएस इज अ नेशन ऑफ कंजम्पशन, वहां पे कंजम्पशन काफी ज्यादा है। जस्ट इमेजिन वहां पे जो जीडीपी पर कैपिटा है इंडिया से 33x ज्यादा है। इस वजह से वो लोग कंज्यूम भी ज्यादा करते हैं। वी ह्यूमन बींग्स लाइक टू कंज्यूम अ लॉट, हम लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। अगर आज किसी की सैलरी बढ़ती है या किसी को बोनस मिलता है तो दिमाग में क्या आता है, या तो बाइक खरीद लो या तो कार खरीद लो या तो फैमिली को डिनर पे ले जाओ या तो कहीं ले जाओ। तो एक्चुअली में वी आर बेसिकली क्रीचर्स हु लाइक टू कंज्यूम अ लॉट। तो कंजम्पशन हमारे अंदर इनबिल्ट है। इस वजह से ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारी कंट्री भी ज्यादा वेल ऑफ होते जा रही है या जो हमारी जो जीडीपी है उसकी भी ग्रोथ बढ़ते जा रही है, इस वजह से इंडिया के अंदर भी कंजम्पशन बढ़ते जा रहे हैं। एंड जब कंजम्पशन बढ़ता है तो उसके साथ साथ जो प्रोडक्शन है उसका भी इंक्रीज होना ही चाहिए।
तो ये तो बहुत सिंपल स्टोरी है कि लॉन्ग रन में आपको इंडिया पे क्यों बुलिश होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में क्या आएगा कि जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ होते रहेगी, पर कैपिटा हमारी जो पर कैपिटा जीडीपी है उसकी भी ग्रोथ होते रहेगी, एंड साथ साथ क्या होएगा कि जो इंडस्ट्रीज है उनकी भी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ होएगी। अब हम कुछ इंडस्ट्रीज की बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के अंदर ये ग्रोथ रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती, क्योंकि टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको लेके चलूंगा कि स्टॉक मार्केट होती क्यों है, स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है। पहले तो यही समझ लेते हैं कि उसका बेसिस क्या है, उसकी स्ट्रक्चरल फाउंडेशन क्या है। तो पहले हम यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल देखते हैं। आई थिंक पहली जो मैं आपको यहाँ पे इंडस्ट्री दिखाऊंगा दैट इज ऑफ जो इंडिया की पाइप इंडस्ट्री है, माने जो प्लास्टिक पाइप्स की इंडस्ट्री है। अगर आप प्लास्टिक पाइप्स की इंडस्ट्री को भी देखते हैं तो एक टाइम पे 18,000 करोड़ की थी, माने 18,000 करोड़ की थी 2014 में। फिर आज जो प्लास्टिक पाइप्स की इंडस्ट्री है ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की है 2019-2020 में। फिर 2024 तक ये इंडस्ट्री ही 55,000 करोड़ की हो जाएगी। सो अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लुक फॉर, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं एंड जो इंडस्ट्री है यहाँ पे ग्रोथ काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि हम लोग जो अपने घर है ज्यादा बना रहे हैं, या फिर जो ये पाइप्स है इनकी जो यूसेज है काफी ज्यादा तेजी से हो रही है। सेकेंड की एस्पेक्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इंडिया में जो इंटरनेट पेनिट्रेशन है, माने कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है। आई थिंक जब से विद द एंट्री ऑफ रिलायंस जियो, तो ये तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट आया सोसाइटी में कि 2020 में आज इंटरनेट पेनिट्रेशन 45% के आसपास है, वेराज नेक्स्ट 10 इयर्स में इंटरनेट पेनिट्रेशन ही 75% के आसपास चले जाएगी। एंड अगर हम यूएस में देखते हैं 90% है, एंड चाइना के अंदर ऑलमोस्ट 65% के आसपास है। तो धीरे धीरे कंट्री की इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ते जा रही है, धीरे धीरे नहीं एक्चुअली एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो जब आप इतने सारे लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, सर्विसेज कंज्यूम करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, वेबसाइट से डिफरेंट ऑर्डर करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, जो ई कॉमर्स है उसका ग्रोथ होएगा। इन सारी चीजों का ग्रोथ होएगा तो साथ साथ जो कंजम्पशन है अपने आप ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते जाएगी। यहाँ पे अगर हम एक और इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं, तो अगर हम पेंट्स इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो पेंट्स हमने एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, आप सबने ये कंपनी सुनी होंगी कि इन्होंने बहुत वेल्थ क्रिएट करी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इन कंपनीज में क्या खास है कि इन कंपनीज में एक एलिमेंट होता है जीडीपी मल्टीप्लायर का, कि अगर इंडिया की जो जीडीपी है 7 या 8% पे ग्रो करेगी तो पेंट सेक्टर हमेशा 10 या 11% पे ग्रो करेगा। आई थिंक इनका जो मल्टीप्लायर है 1.2 to 1.3 टाइम्स का ही रहता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, अगर हम पेंट्स इंडस्ट्री की आज भी ग्रोथ देखते हैं, इतने सालों से ग्रो कर रही है, पर आज भी अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो रेवेन्यू टर्म्स में 2014 to 2019 में 11% के आसपास ग्रो करी है, फिर 2019 to 2024 में 12.2% CAGR पे ग्रो करेगी। सो अगेन एन इंडस्ट्री दैट इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, यही बताने के लिए कि एक्चुअली में जो जीडीपी में हो रहा है वो माइक्रो लेवल में इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में भी रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। अभी हमने किसी स्टॉक की बात नहीं करी, हमने अभी मार्केट की बात नहीं करी, अभी हम उसका एक जो बेसिक है सिर्फ वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इंडस्ट्री जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वो है केमिकल की इंडस्ट्री। माने जो हमारी इंडिया की केमिकल इंडस्ट्री है, तो इंडिया के केमिकल एक्सपोर्ट्स काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। अभी हम नेम्स की बात नहीं कर रहे, स्टॉक्स की नहीं कर रहे, बट ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसमें फास्ट पेस ग्रोथ है। आज इंडस्ट्री ऑलमोस्ट $150 बिलियन की है, एंड नेक्स्ट 5 सालों में इंडस्ट्री $300 बिलियन की हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने ये देखा होगा कि जो इंडिया की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, माने जो आईटी एक्सपोर्ट्स है इंडिया के, तो आप में से काफी लोग आई थिंक जो हमारी वीडियो भी देखते हैं, मैंने भी ऑब्जर्व करा है, जब भी हम किसी आईटी कंपनी की वीडियो डालते हैं तो आप में से जो काफी लोग हैं वो आईटी सेक्टर में काम करते हैं। तो आईटी सेक्टर की अगर हम 2006 से लेके आज तक की ग्रोथ देखेंगे तो आज सेक्टर ही कुछ 160-170 बिलियन डॉलर से बढ़ चुका है ज्यादा। तो सेक्टर लेवल पे 5 to 6x की ग्रोथ आई है लास्ट 14 ईयर्स में। तो अगेन इंडस्ट्री लेवल पे ग्रोथ है, एंड ये किस में रिफ्लेक्ट करेगा, एट द एंड जो इंडिया की जीडीपी है उसके अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप सबको नोट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर है तो आपको ये चीज एकदम जान लेनी चाहिए कि जो अगर जीडीपी ग्रो कर रही है तो इंडस्ट्रीज अपने आप ही ग्रो कर रही है। एक और अगर हम इंडस्ट्री देखते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, एंड जो हम लोग हैं हमारे साथ भी बहुत कनेक्टेड है, क्योंकि एक्चुअली में मैं खुद भी बहुत बड़ा फूडी हूँ। तो जो फूड इंडस्ट्री है इंडिया की, तो अगेन यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं फूड इंडस्ट्री का, तो फूड इंडस्ट्री भी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो ये तो था इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, इंडस्ट्री ग्रोथ है, उसके बारे में। अब हम चलते हैं टुवर्ड स्टॉक्स की स्टॉक्स का मीनिंग क्या है, एक्सचेंजेस क्या होती है, और एक्चुअली में कंपनीज लिस्ट क्यों होती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि एक्सचेंज होती क्यों है एंड एक्सचेंज का पर्पस क्या होता है। पर एक्सचेंज समझने से पहले हम एक बहुत सिंपली ये समझते हैं कि अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, या अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, या आप दिल्ली में रहते हैं, तो मैं तो जैसे दिल्ली में रहता हूँ तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो जैसे अगर हम खान मार्केट की बात करते हैं,
तो मार्केट यहाँ खान मार्केट होगी, या तो अगर हम अगर पंजाबी बाग के अंदर कोई सेंट्रल मार्केट है, या तो अगर कोई भी मार्केट हो, जैसे बैंगलोर के अंदर आई थिंक कोरमंगला करके एक रीजन था जहाँ पे मैं आज से 2-3 साल पहले गया था, वो भी बहुत अच्छा था। तो सिमिलरली मार्केट करती क्या है, तो मार्केट का पर्पस क्या है कि जो बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं उसको मिलाती है। तो मार्केट इनिशियली इट एक्ट्स लाइक एन एक्सचेंज। जैसे अगर मैं खान मार्केट गया कुछ खरीदने के लिए, तो एक्चुअली खान मार्केट एज अ मार्केट क्या काम कर रही है, एक्सचेंज का, जो बायर्स हैं एंड जो सेलर्स हैं उनको मिला रही है आपस में। तो सिमिलरली जो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट 1600 से आया है। तो 1600s में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उसमें एक बेसिकली उनके शेयर्स इशू हुए थे, तो पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी थी इन द वर्ल्ड। एंड जब जिन इन्वेस्टर्स ने उनके अंदर इन्वेस्ट करा था, या जिन शेयर होल्डर्स ने उनमें इन्वेस्ट करा था, जब उनको अपने स्टॉक सेल करने थे, तब एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में केम इनटू बीइंग, या इंट्रोडक्शन में, कि तब से जो एक्सचेंज है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आई है। एंड इस वजह से अगर आज हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं, तो इंडिया में 2 एक्सचेंजेस हैं। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है एंड एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से बहुत ज़्यादा पुरानी है, पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग 1994 में कमेंस करी। एंड एक्चुअली में एक्सचेंजेस में क्या लिस्टेड होती हैं, डिफरेंट कंपनीज। अब इन 2 एक्सचेंजेस के डिफरेंट फ्लैगशिप इंडेक्स भी हैं। पर पहले हम ये बात करते हैं कि जो एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये आई क्यों। आई थिंक आपको ये समझ आना जरूर चाहिए। तो जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी, तो अगेन आप सबने जो हर्षद मेहता का शो जो भी रिसेंटली आया था स्कैम वाला, आप सबने देखा होगा। उस शो में हमने देखा था कि कैसे कैसे लोग ट्रेडिंग रिंग के अंदर एक दूसरे से लड़ते थे। तो जो जितने भी जॉबर्स थे वो कैसे एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट्स करते थे या कैसे ट्रेड्स करते थे। तो एक्चुअली में उस सारे सिस्टम के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इट वॉज वेरी इनएफिशिएंट। जो आज हमने अपने जो इंडियन पेरेंट्स हैं, जो अगर आप आज अपने ऑलमोस्ट लेट 20s या मिड 30s में हैं, तो अगर अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो आपको सब यही बताएंगे कि अगर आप अपने मम्मी या पापा से बात करते हैं तो आपको हमेशा वो बार बार यही बोलेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है बेसिकली इट्स मेंट फॉर गैम्बलर्स। ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो 90s और 80s में ग्रो अप कर रहे थे, उन्होंने ये सारे सीन अपने सामने देखे। एंड एक्चुअली में 1980s के अंदर फ्रॉड वॉज एक्सट्रीमली रैम्पेंट, सिस्टेमिक फ्रॉड था। इस वजह से जब 1994 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेटअप हुई, तो उसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीएसई को कंप्लीटली मतलब इन टर्म्स ऑफ जो वॉल्यूम्स थी स्टॉक्स की या ट्रेडिंग की, उसमें ऑलमोस्ट डीथ्रोन कर दिया। 1995 में डीथ्रोन कर दिया था। इसके क्या रीजन है, एक बारी रीजन जानते हैं। आई थिंक ये समझना जरूरी है ताकि आपको दोनों एक्सचेंजेस की हिस्ट्री थोड़ी समझ आए कि आज जो एनएसई है वो इतना बड़ा मार्केट लीडर क्यों बन गया, मेरा जो बीएसई है वो पीछे क्यों रह गया। पहला क्या रीजन है कि जो बीएसई का बोर्ड है उसके ऊपर ब्रोकर्स बैठते थे सारे। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो इंसेंटिव्स हैं दोज वर मिसअलाइंड। तो चार्ली मंगर जो वॉरेन बफेट के पार्टनर है, हमें बार बार क्या बताते हैं कि आप इंसेंटिव्स की तरफ देखिए। अगर इंसेंटिव्स मिसअलाइंड हो, अगर ब्रोकर ही बोर्ड के ऊपर बैठे हैं, तो बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि जो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन सिस्टम्स है, मान लीजिए जो सप्लाई चेन है, सपोज करते हैं आप एक इन्वेस्टर है एंड आपको स्टॉक्स खरीदने हैं, एंड अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं, तो पहली क्या प्रॉब्लम होती थी कि एक्चुअली में ट्रांजैक्शन या कभी कभी फेल ही हो जाती थी। तो उस टाइम पे जब हमारे पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं था, तो सिर्फ 30% ऑफ द टाइम ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती थी। सेकेंड रीजन क्या था कि इनएफिशिएंट मैकेनिज्म था। तो प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब आप ट्रेड करते थे तो ब्रोकर की जो कमीशन है वो काफी ज्यादा रहती थी, क्योंकि ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा थी। तो एक्चुअली में ब्रोकर काम किसके लिए करना चाहिए, ब्रोकर को इन्वेस्टर के लिए, पर ब्रोकर काम किस लिए कर रहा था, सारा अपने खुद के लिए। एंड एक्सचेंज को किसके लिए काम करना चाहिए था, इन्वेस्टर के लिए, बट एक्सचेंज काम किसके लिए कर लेती, सिर्फ जो ब्रोकर्स हैं उनके लिए, क्योंकि ब्रोकर्स ऑलरेडी बोर्ड पे मेंबर थे। यहाँ पे एक और रीजन क्या था कि उस टाइम पे बेसिकली जो बीएसई है, इनका जो इनका सेटलमेंट मैकेनिज्म है ऑलमोस्ट 14 to 15 डेज का था। फिर जब एनएसई इंट्रोड्यूस हुई तो इनका वीकली सेटलमेंट मैकेनिज्म था। तो अगेन बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आ गई कंट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजेस में। एंड साथ साथ एक और क्या रीजन था कि हमारे पास उस टाइम पे ऑलमोस्ट 20 रीजनल एक्सचेंज थी, माने कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज भी थी, आई थिंक जो दिल्ली है उसकी भी थी, एंड साथ साथ जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भी जो वो रीजन था उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली में ट्रूली फर्स्ट एक जो पैन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है वो थी।
तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था। एंड इनिशियली तो सारी जो रीजनल एक्सचेंजेस हैं काफी अगेंस्ट थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी एक्सेप्टेंस काफी बढ़ते गई। एंड साथ साथ जो NSE है वो एकदम फेयर जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, माने जो प्राइसिंग है एक स्टॉक की, वो सबको पता लगने लग गई एट द सेम टाइम। सो आई थिंक ये कुछ रीजन से जिसकी वजह से NSE ने BSE को थ्रोन अवे, मतलब बेसिकली डी थ्रोन कर दिया। तो इसके साथ साथ अब हम जानते हैं कि इनके दो फ्लैगशिप इंडेक्स कौन से हैं। इनके दो फ्लैगशिप इंडेक्स हैं, जो BSE है उसका फ्लैगशिप इंडेक्स है सेंसेक्स, विराज जो NSE है उसका फ्लैगशिप इंडेक्स है निफ्टी 50। तो माने जब हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो ये कंट्री की जो टॉप 30 कंपनीज है रैंक्ड बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, अभी हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की भी बात करेंगे, वो सारी इसके अंदर आती है। फिर जब हम NSE की बात करेंगे, कंट्री की टॉप 50 कंपनीज है रैंक्ड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सारी इसके अंदर आती है। तो आपने देखा होगा कि ये जो निफ्टी और सेंसेक्स है इनका प्राइमरीली पर्पस क्या है एग्जिस्ट होने का। तो पहला आई थिंक जो पर्पस है इनका एग्जिस्ट होने का कि दीज आर द सेंटिमेंट इंडिकेटर्स, कि आज इकोनॉमी में आज जो स्टॉक मार्केट है उनका जो सेंटिमेंट है वो कैसा है। तो पहली चीज तो ये सेंटिमेंट इंडिकेट करती है। सेकंड चीज क्या है कि ये एक्चुअली में बेंचमार्क बन जाती है। अगर हम डिफरेंट जो फंड मैनेजर्स हैं या डिफरेंट फंड्स को भी देखते हैं तो उनका भी एक बेंचमार्क होता है। किसी का बेंचमार्क बेसिकली जो सेंसेक्स होएगा, किसी का बेंचमार्क निफ्टी 50 होएगा, किसी का बेंचमार्क जो BSE 100 है वो होएगा, मतलब इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अगेंस्ट वो compete कर रहे हैं उसके इंडेक्स के अगेंस्ट। किसी का बेंचमार्क होएगा BSE 250, माने जो इंडिया की टॉप 250 कंपनीज है वो उनका बेंचमार्क है, उनको उसको बीट करना है। एंड किसी का बेंचमार्क BSE 500 होएगा कि इंडिया की ये जो टॉप 500 कंपनीज है रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये उसके अगेंस्ट compete कर रहे हैं। तो आगे जाने से पहले एक थोड़ा सा हम ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो बहुत सिंपल टर्म्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी के शेयर्स की जो टोटल मार्केट वैल्यू होती है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करते हैं आपने घर पे पिज्जा मंगाया एंड पिज्जा एक्चुअली 100 रुपीज का था एंड पिज्जा के जो पिज्जा में 4 स्लाइसेस है एंड एक स्लाइस पिज्जा का 25 रुपीज का है। तो पूरा पिज्जा 100 रुपीज का है, पर वेराज जो एक स्लाइस है पिज्जा का वो 25 रुपीज का है। तो सिमिलरली स्टॉक्स के केसेस में भी क्या होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 70 रुपीज का है या अगर कोई स्टॉक 70,000 रुपीज का है तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो 70 रुपीज का स्टॉक है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 70,000 रुपीज वाले स्टॉक से भी ज्यादा हो। इसमें क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होंगे, उन्होंने पिज्जा के जो हिस्से हैं वो कम करे होंगे, वेरा जो दूसरी कंपनी है उसने पिज्जा के हिस्से काफी ज्यादा करे होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोग काफी ज्यादा ये रिक्वेस्ट भी देख रहे हैं। एंड आई थिंक अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ये चीज समझ जानी चाहिए कि अगर कोई आपको बोल रहा है कि सबसे अच्छे स्टॉक्स बिलो 500 या सबसे अच्छे स्टॉक्स बिलो 1000, सो एक्चुअली में दैट इज सॉर्ट ऑफ नॉट लॉजिकल, क्योंकि हमें तो सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए। तो ये तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फिनोमेना है। एंड अगर आज हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो इसका कुछ कॉम्पोजिशन ऐसा लगता है कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड एक्चुअली में फ्री फ्लोट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको किसी दिन पॉडकास्ट में एकदम क्लियर कर दूंगा। तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि आज निफ्टी 50 में जो नंबर 1 कंपनी है दैट इज रिलायंस। तो रिलायंस का जो वेटेज है निफ्टी 50 में ऑलमोस्ट 9.83% के आसपास है। वैसे अगर हम HDFC बैंक देखते हैं तो इसका वेटेज 9.29% के आसपास है। आई थिंक रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज कुछ 7-8 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, उससे भी ऊपर चला गया होगा। TCS की बात करें तो TCS का भी वेटेज आज 5.28% के आसपास है। TCS और जो रिलायंस है उनका मार्केट कैप अगर आसपास भी होगा तो TCS को वेटेज कम क्यों मिलता है? क्योंकि इनका नंबर ऑफ फ्री फ्लोट स्टॉक्स है वो कम है। नंबर ऑफ फ्री फ्लोट स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये वो स्टॉक होता है जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। सपोज करते हैं एक कंपनी है जिसमें 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, whereas 50 शेयर्स आर हेल्ड बाय द प्रमोटर, तो 50 शेयर्स ही मार्केट के अंदर फ्रीली अवेलेबल है। पर यहाँ पे भी एक और भी कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको कभी समझाऊंगा कि जो इंस्टीट्यूशंस है अगर वो भी ओन करती है तो क्या होता है। तो अगर हम निफ्टी का और भी अगर हम जो कॉम्पोजिशन है उसको अगर हम देखते हैं तो जो इन्फोसिस है, इन्फोसिस ऑलमोस्ट 8.52% है, ICICI बैंक 6.7% है। और अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज 38% है, IT 18% है, ऑयल एंड गैस 11 to 12% के आसपास है, फार्मा 3.46% के आसपास है, एंड जो सीमेंट है 2.5% के आसपास है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड यहाँ पे एक चीज हमें एक समझने का काफी जरूरी है। तो ये आंसर आप ही लॉजिकली आंसर कीजिए
कि अगर लंबे समय में इकोनॉमी ऊपर जा रही है तो लंबे समय में सेंसेक्स और निफ्टी को कहाँ जाना चाहिए? द आंसर इज लॉजिकली ऊपर ही जाना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या होती है मार्केट्स के अंदर कि देयर आर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स। मार्केट के अंदर 3 या 4 ही मेन पार्टिसिपेंट होते हैं। ये पार्टिसिपेंट्स कौन है ये भी समझना जरूरी है। एक तो पार्टिसिपेंट होता है मार्केट के अंदर DIIs, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे जो जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करते हैं जो बेसिकली जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो मैनेज करती है, तो सिमिलरली वो भी इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ DII। अगर हम जो AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, अगर मैं PPFAs की बात करूं या HDFC AMC की बात करूं, सो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ DIIs। अगर हम पेंशन फंड्स की बात करते हैं तो ये दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ DIIs, दैट इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सेकेंड की टाइप के कौन से पार्टिसिपेंट है मार्केट में? दीज आर FIIs, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं तो सिमिलरली एक सिंगापुर का बहुत बड़ा ग्रुप है बाय द नेम ऑफ कैपिटल ग्रुप, और एक बहुत बड़ा दुनिया में जो इंडेक्स है उसका नाम है वैंगार्ड। तो इनके भी अपने अपने डिफरेंट फंड्स होते हैं, इनके भी डिफरेंट पैसिव फंड्स होते हैं। इन पे भी हम कभी आएंगे पैसिव और एक्टिव के डिफरेंस में। पर जब ये बाइंग करते हैं तो दिस कम्स एज अ पार्ट ऑफ FII, दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फिर तीसरे कौन है? आपके और हमारे जैसे लोग, दोज आर रिटेल इन्वेस्टर्स। माने कि हम जो हम स्टॉक्स एंड खुद खरीद सकते हैं डायरेक्टली एंड खुद बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं उसकी। तो ये तो तीन मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर। यहाँ पे अब एक और बहुत की कॉन्सेप्ट है कि एक स्टॉक का जो प्राइस है वो कौन डिसाइड करता है, एंड एक्चुअली में लंबे समय में जो स्टॉक का प्राइस है उसको भी कौन डिसाइड करता है। साथ साथ सेंसेक्स की भी हम बात करेंगे। एक्चुअली में हम इस सीरीज में ये भी सीखेंगे कि हम सेंसेक्स को कैसे फोरकास्ट भी कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये समझते हैं कि स्टॉक के प्राइस को कौन डिसाइड करता है। एज सिंपल एज दैट, डिमांड एंड सप्लाई। कि एक स्टॉक की कितनी डिमांड है, उस स्टॉक की कितनी सप्लाई है, वो उसका प्राइस डिसाइड करेगा उस दिन में। माने कि अगर एक स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई कम है तो एक्चुअली में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये डिमांड कब ज्यादा होती है, सप्लाई कब ज्यादा होती है, इसके रीजंस अपने अपने होते हैं। सपोज करते हैं एक कंपनी लंबे समय से काफी अच्छे से तेजी से ग्रो कर रही है एंड कंपनी अपने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं या कंपनी के जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करती है। तो टिपिकली ऐसे उस केसेस में क्या देखा जाता है कि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, माने जितने भी एनालिस्ट हैं, जितने भी DIIs हैं, जितने भी FIIs हैं, ये सारे एक्चुअली जो क्वार्टरली नंबर्स हैं इनको बहुत ट्रैक करते हैं एंड साथ साथ जो ईयरली नंबर्स हैं उनको भी बहुत ट्रैक करते हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे मोमेंट्स में भी क्या होता है कि स्टॉक की जो सप्लाई है वो काफी, जो डिमांड है काफी बढ़ जाती है। माने स्टॉक के ज्यादा बायर्स हैं एज कम्पेयर टू सेलर्स, इस वजह से प्राइस ऊपर जाता है। पर लंबे समय में, अगर मैं बहुत लंबे समय में बात करूं, अगर 1-2 साल की बात करूं, एक्चुअली हमारे लिए लंबा समय तो 2-3 ईयर्स मिनिमम है। तो अगर मैं आपके लिए बात करूं, अगर काफी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं लास्ट ईयर में मार्केट एंटर करें, तो आपको लंबे समय का थोड़ा होराइजन तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि आपने ज्यादा लोग ये नहीं सुने होंगे कि उन्होंने ट्रेडिंग से वेल्थ कमाई। याद अगर हम झुंझुनवाला की भी बात करते हैं तो उन्होंने इन्वेस्टिंग से ज्यादा वेल्थ कमाई। टाइटन की बात कर लो, क्रिसिल की बात कर लो, कोई भी उनके जो मेजर सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट है उसकी बात करो तो उन्होंने लंबे समय के लिए रखी। लंबे समय में स्टॉक सिर्फ 3 चीजों को फॉलो करते हैं। इस वजह से आई थिंक आपको ये चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मार्केट्स आर अ डिवाइस टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। क्योंकि लंबे समय में ये सिर्फ 3 चीजों को ट्रैक करता है स्टॉक। क्या वो 3 चीजें? अर्निंग्स, अर्निंग्स एंड अर्निंग्स। सिंपल टर्म्स में एक कंपनी का प्रॉफिट या माने एक कंपनी का मुनाफा एंड लंबे समय में वो प्रॉफिट किस तरफ जा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं तो एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ डीवीज लैब या एक कंपनी है बाय द नेम ऑफ एशियन पेंट्स। लंबे समय में अगर आप इनका लास्ट 10 to 15 ईयर्स का, या अगर हम एशियन पेंट्स में 20 ईयर्स का भी अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहां जा रहा है? इट इज एक्चुअली गोइंग अपवर्ड्स, राइट। साथ साथ अगर हम डीवीएस की बात करते हैं, डीवीएस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लास्ट 10 सालों में कहां जा रहा है? एक ही तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो सेंसेक्स हमें एट द एंड, या फिर अगर हम निफ्टी एट द एंड अगर हम बात करें तो एक्चुअली में लोग इसको क्या मानते हैं कि ये इकोनॉमी के लिए बैरोमीटर है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि सेंसेक्स में जब कोई कंपनी अच्छी नहीं करती तो उसको वहां से बाहर भी निकाल दिया जाता है। एंड यहाँ पे हम एक वॉरेन बफेट की वीडियो भी देखते हैं। तो वॉरेन बफेट की एक एजीएम थी जो उन्होंने जितने भी जो हर साल वो एजीएम करते हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं बर्कशायर के, उनके लिए। तो हम अगर इसकी एनुअल जनरल मीटिंग पे देखते हैं तो उन्होंने ये बात करी थी कि 1980s में जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज थी वो आज नहीं है।
एंड धीरे धीरे करके क्या होता है, जब कंपनीज अच्छा नहीं करती तो उनको इंडेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पे एक बार हम वॉरेन बफेट की वीडियो देखते हैं, which goes back a little more than 30 years, and look at the top 20 from 1989. And if you look at the top 20 from 1989, there's two things that should grab your interest, at least two. None of the 20 from 30 years ago are on the present list. None. Zero. There were then 6 U.S. companies on the list, and their names are familiar to you. We have General Electric, we have Exxon, we have IBM Corp. I mean, they're still around. Merck is down there at number. None made it to the list 30 years later, zero. And I would guess that very few of you, when I asked you to play the quiz a few minutes ago, would have put down zero. And I don't think it will be zero. But it is a reminder of what extraordinary things can happen, things that seem obvious to you. Japan had this wonderful bull market for a very long time, so you had a number of Japanese companies on the list. Today there are none. And the United States had the 6, now we have 13. But they aren't the same 6. I would invite you to think about one other thing as you look at this list. 1989 was not the Dark Ages. I mean, we weren't just discovering capitalism or anything else. And people thought they knew a lot about the stock market, and the efficient market theory was in, and it was not a backward time. And if you look, the top company at that time had a market value of 100 billion, 104 billion. So the largest company in the world, Tidal, in just a shade over 30 years, has gone from 100 billion to 2 trillion. At the bottom, the number 20 has gone from 34 billion to something a little over 10 times that. Well, that tells you something about what's happened with equality, which is a hot. On March 31st, I ran off a list of the 20 largest companies in the world by stock market value. And those names, a good many of which will be familiar to you, but they were led by Apple at slightly over 2 trillion. And it went down to the number 20th was worth 330 odd billion. But those are the 20 largest companies in the world by market value on March 31st. अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको जो डेली न्यूज़ फ्लो है क्या उसको ट्रैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग एक्चुअली में अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोगों ने वर्ल्ड वॉर 1 भी करी है, वर्ल्ड वॉर 2 भी करी है, हम लोगों ने कोल्ड वॉर भी करी है, हमने न्यूमरस वॉर्स भी फाइट करी हैं छोटे छोटे इश्यूज़ के ऊपर। तो हम लोग एक्चुअली ह्यूमंस आर नॉट रैशनल बीइंग्स, हम लोग रैशनल किसी भी तरीके से नहीं है। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो कंपनीज की अर्निंग्स होती हैं वो वॉलेटाइल होती हैं। वॉलेटिलिटी नेचर है मार्केट का। वॉलेटिलिटी एक्चुअली में लास्ट 18 मंथ्स में आपने जो वन वे अपवर्ड जर्नी देखी है फ्रॉम 2020 मार्च टू ऑलमोस्ट 2021 सितंबर, तो वो जो अपवर्ड जर्नी देखी है तो वो बहुत ज़्यादा आपको लीनियर लग रही है। पर लेट मी टेल यू, मार्केट्स आर वॉलेटाइल। मार्केट्स हमेशा वॉलेटाइल क्यों रहती हैं? क्योंकि लोगों का परसेप्शन चेंज होते रहता है अर्निंग्स पे, कि अगले साल अर्निंग्स आएंगी, उसके अगले साल अर्निंग्स आएंगी या नहीं आएंगी। एंड एक्चुअली मैं सीरीज में मैं आपको सेंसेक्स की जो अर्निंग्स है वो भी कैलकुलेट करनी सिखाऊंगा एंड फोरकास्ट करनी भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर हम सेंसेक्स को लंबे समय में देखते हैं तो सेंसेक्स का लंबे समय में क्या रिटर्न रहा है? ऑलमोस्ट 12.81% का रहा है। तो दैट इज कि जब सेंसेक्स अगर हम 1986 या 1990 से अगर हम देखते हैं तो 1990 में सेंसेक्स 1420 का था। आज सेंसेक्स ऑलमोस्ट 60,000 का है लास्ट 31 ईयर्स में, तो ऑलमोस्ट 13% CAGR का रिटर्न है। एंड अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कितने सारे इवेंट्स हुए हैं ओवर द ईयर्स, तो यहाँ पे मैं आपको एक इवेंट दिखाता हूँ कि बेसिकली बहुत सैड इवेंट था एक्चुअली में जो हुआ था कि 2001 में जो बेसिकली 9/11 हुआ था। तो अगेन बहुत सैड इवेंट था, बट अगेन दैट लेड टू अ ग्लोबल कोलैप्स।
साथ साथ जो .com बबल है वो भी ऑलमोस्ट उसका कोलैप्स हुआ था। साथ साथ LTCM क्राइसिस हुए थे 1998 में, एशिया का करेंसी क्राइसिस हुआ था। फिर बार बार इंडिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी 1992 से लेके आई थिंक 1991 से लेके 2000 के पीरियड में बार बार जो कोएलिशन गवर्नमेंट से आ रही थी बार बार कोलैप्स हो रही थी। अगर आपके पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ ज़रूर पता होगी। फिर साथ साथ जो जब 2004 के अंदर जब जो हमारी NDA गवर्नमेंट है वो बेसिकली इलेक्शंस आ गई एंड जो UPA 1 है वो आई। सो अगेन दैट वाज अ सेटबैक फॉर द मार्केट, क्योंकि NDA गवर्नमेंट उस टाइम पे इट इज क्लेम्ड कि काफी अच्छा काम कर रही थी। देन अगेन 2008 के अंदर सत्यम स्कैम बाहर आया एंड साथ साथ जो लेमन ब्रदर्स हैं उन्होंने दे फाइल्ड फॉर बैंक्रप्सी। देन जो बेसिकली अगर अगेन हम यहाँ पे चेक करते हैं, फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हुई, फिर 2012-2013 में टेपर टैंट्रम हुआ एंड उसके साथ साथ अगर हम फिर यहाँ पे देखते हैं तो कोविड-19 पैंडेमिक आया। तो जो भी इन्वेस्टर्स 2020 में थे तो अर्ली पार्ट ऑफ द 2020 में इंडिया के अंदर पैंडेमिक फैलना स्टार्ट हुआ। पैंडेमिक की वजह से कंपनीज की जो अर्निंग्स है 1-2 क्वार्टर के लिए काफी ज्यादा हिट हुआ। बट हुआ क्या पैंडेमिक से, अगेन बहुत ज्यादा वर्ल्ड के अंदर लिक्विडिटी आ गई, बहुत ज्यादा मनी प्रिंटिंग हुई एंड उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो स्ट्रॉन्गर बिजनेसेस थे, जो ऑर्गेनाइज्ड बिजनेसेस थे, जो इनकी बिजनेसेस की हम बात करते हैं NSE BSE में, इन बिजनेसेस की अर्निंग्स आर एक्चुअली ग्रोइंग इवन फास्टर। तो यहाँ पे इंडिया में इस टाइम पे हम एक गोल्डन पीरियड एंटर कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 to 7 years। लास्ट डेकेड इज अ लॉस्ट डेकेड, उसकी भी मैं आपके साथ बात करूंगा जब हम सेंसेक्स निफ्टी की जो अर्निंग्स निकालना सीखेंगे। तो नेक्स्ट 5-7 years में एक्चुअली में जो लास्ट 10 साल का हिसाब है हमें पूरा करना है। तो नेक्स्ट 5-7 years के अंदर क्या हो सकता है, जो हमने साइंस ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका काफी ज्यादा पिकअप हो सकता है, क्योंकि कंपनीज के जो कैपेक्स प्लान है, माने कंपनी कितना ज्यादा जो वो लगा रही है कैपेक्स, उसी में दिख रहा है। सेकेंडली जो एक्सपोर्टर्स है इंडिया में से कुछ इंडस्ट्रीज जो इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है वो काफी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है, क्योंकि एक्चुअली में एक्सपोर्ट मार्केट में चाइना कुछ प्रोडक्ट से इस टाइम पे अपनी जो डिपेंडेंस है वो रिड्यूस कर रहे हैं एंड उनकी प्रोडक्शन भी घटते जा रही है। तो वैसे सेगमेंट्स में इंडिया का एक्सपोर्ट काफी फास्ट ग्रो करेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंड है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट इज टारगेटिंग फॉर अ स्पेंड ऑफ 1.4 ट्रिलियन। अगर हम यूएस की बात करते हैं तो $1 ट्रिलियन की स्पेंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ही $1.4 ट्रिलियन का जो स्पेंड है टारगेट कर रही है नेक्स्ट 5 years में। एंड साथ साथ यहाँ पे साइंस क्या दिख रहे हैं, अभी पावर सेक्टर का भी रिफॉर्म हुआ है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बोल्डेस्ट मूव्स आफ्टर नियरली 30 years ऑफ वेट। 30 साल बाद इतना बड़ा रिफॉर्म आया है। तो ये सारी चीजें आर एक्चुअली प्लेसिंग इंडिया फॉर द नेक्स्ट गोल्डन 5 to 7 years। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है, बिकॉज वी आर विलिंग टू बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप आप जितना भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ के आप घर पे बैठ जाएंगे या कुछ भी करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है इन द बैक ऑफ योर माइंड एंड साथ साथ आप वो चीज करें जो आपको ट्रूली पसंद है। तो ये पर्पस है फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस निकालने का। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो आपको कैसा लगा। कुछ लोग तो हमें फीडबैक में ये भी लिख रहे थे, आई थिंक जब हमने क्लास अनाउंस करी थी कि आप अपनी जो फैमिली है उनके साथ बैठ के देखेंगे। तो जितने भी आपके बच्चे भी आप उनसे भी पूछना अगर उनको ये क्लास समझ आई या नहीं आई, क्योंकि आपके फीडबैक से हम एक्चुअली इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो हमारी सेकंड क्लास होगी उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप इन निफ्टी और सेंसेक्स की आप अर्निंग्स कैसे देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डिफरेंट एसेट क्लासेस कौन से हैं, उनका क्या क्या रिटर्न रहता है। फिर साथ साथ इस पूरी सीरीज में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो क्या है एंड साथ साथ उसको आपने फिल्टर कैसे करना है, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स है। अगर आपको पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आपने कैसे करना है। तो आई थिंक वील टेक यू स्टेप बाय स्टेप टुवर्ड्स अ जर्नी जहां पे आप कंप्लीटली फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएंगे। Thank you for joining us. Hope to see you in the next session of SOIC. Jai Hind.